नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इकाई 2, है ना, जो आजीविका के अंतर्गत हमारे इकाई 2 का जो तीसरा क्लास है वो आज हम इकाई 2 आज खत्म कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही आप फुल कोर्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस से आप डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आप एडो के लिए फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस आपको वीडियो क्लासेस दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा, साथ ही आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा। वैलिडिटी 1 ईयर का होगा। साथ ही आपको फ्री एग्जाम अपडेट, करंट अफेयर और क्विज भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडीओ के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 50 टेस्ट दिए जाएंगे, है ना। 30 आपका टॉपिक टेस्ट रहेगा, 10 आपका मेगा टेस्ट रहेगा, साथ ही आपको 10 फ्री टेस्ट और दिए जाएंगे। टोटल आपका 50 टेस्ट रहेगा। तो आप एडीओ के लिए फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी एडीओ की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास है ना। आज के क्लास में हम देखेंगे कि ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें। जो ग्रामीण स्वरोजगार है ना, ये जो ग्रामीण स्वरोजगार है एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो सबसे पहले देखते हैं हम आर सेटी याद रख लेंगे। आर सेटी, RSETI, है ना, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, ये इस टाइप का रहेगा, है ना, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी प्रारंभ है, जो प्रारंभ हुआ था 2008-9 में हुआ था, है ना। जो आर सेती है उसका प्रारंभ 2008-9 में हुआ था। सहयोग क्या था? भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के माध्यम से आर सेती संस्थान की स्थापना, मतलब भारत सरकार का जो सहयोग था उसके माध्यम से। और जो अविभाजित था, जो टोटल 18 जिले इसमें शामिल थे, शामिल जिले। राशि का वहन की बात करें, है ना, तो राशि का वहन भारत सरकार, प्रशिक्षण है जो समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता था, है ना, यह किया गया। इसमें इनको 3 वर्ग में बांटा गया प्रति वर्ग, है ना, जैसे कि 3 वर्ग में बांटा गया। प्रथम वर्ग था जो 42.4 प्रति घंटा हितग्राही की बैंक प्रशिक्षण के दौरान सहायता राशि देगा। दूसरा अगर वर्ग 2 की बात करें तो 36.5 रुपए घंटा प्रति हितग्राही, है ना। उसके बाद देखते हैं वर्ग 3 की बात करें तो 30 रुपया 20 पैसा प्रति घंटा हितग्राही आर सेती। तो आर सेती के बाद जो प्रशिक्षण देंगे उनको दिया जाएगा। और प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि की बात करें तो ये 200 घंटे रहेगा। तो आप याद रखेंगे आर सेती, है ना, उसका स्थापना कब हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था। साथ ही इसको जो राशि है वो कितने वर्ग में बांटा गया था, और ये राशि आपको कूट के रूप में मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं एसजीएसवाई का एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठन। एसजीएसवाई का एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठन, पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ? एसजीएसवाई को और अच्छे तरीके से प्रभावी बनाने के लिए एनआरएलएम यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में लागू किया गया। एसजीएसवाई से ऋण संबंधी मुद्दों पर जो समिति बनती है उसकी स्थापना, एसजीएसवाई के ऋण संबंधित मुद्दों पर समिति, है ना, मुद्दों पर जो समिति है उसकी स्थापना 1 अप्रैल गठन है या स्थापना है अप्रैल 2008 में किया गया। राधा कृष्णन समिति के निर्देश पर किया गया, या तो उनके द्वारा राधा कृष्णन समिति द्वारा किया गया। मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनवाया। तो याद रखेंगे कि एसजीएसवाई के ऋण संबंधित मुद्दों पर समिति जो बनी थी उसकी स्थापना गठन अप्रैल 2008 में हुआ था। राधा कृष्णन समिति के द्वारा किया गया था। मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनवाया था, ठीक है। अब देखते हैं समस्या की बात करें। जो एसजीएसवाई योजना के तहत जो समस्याएं हैं उनकी बात करते हैं। प्रथम देखते हैं स्व सहायता समूह का असमान गठन। जो सेल्फ हैंडेड ग्रुप है ना, SHG, सेल्फ हैंड ग्रुप्स जो हैं वो असमान गठन, तो असमान जैसे कोई समान गठन नहीं हुआ तो वो एक कारण था। लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण, यानी कि इस योजना के तहत जो गरीबी उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं उनको सब्सिडी प्रदान करना, ऋण प्रदान करना, और साथ ही उनको प्रशिक्षण या कौशल के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना। तो इसमें लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता, यानी कि हर किसी का पर्याप्त क्षमता था। तो इसमें मुख्य रूप से एक समस्या ये भी आता था कि जो लाभार्थी हैं उसकी अपर्याप्त क्षमता, ऋण देने व कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पेशेवरों का अभाव, यानी कि स्किलफुल नहीं थे। इस कारण इसमें
जो SGSY है ना, उसमें जो प्रॉब्लम हुआ या समस्या क्रिएट हुआ था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य अवधारणा। इसकी जो मुख्य अवधारणा थी वही बताया जो मैंने आपको, कि गरीबी का उन्मूलन करना, रोजगार सृजित करना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण के बाद उनको स्वरोजगार के लिए या रोजगार के लिए प्रेरित करना या रोजगार के लिए उनको योग्य बनाना। ठीक है, मुख्य रूप से उनका यही लक्ष्य था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हम देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, विशेषता की अगर बात करें, सर्वमान्य सामाजिक एकजुटता, प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को SGH से जोड़ा जाए। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे कार्य कर रही हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रही महिलाएं हैं, और प्रत्येक परिवार से कम एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाए, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनसे जोड़ा जाए, है ना। विशेष ध्यान दें कि मानव मलमूत्र ढोने वाले व्यक्ति, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति, है ना, विशेष रूप से अभावग्रस्त जनजाति समूह, विकलांग व्यक्ति एवं बंधुआ मजदूर। तो मुख्य रूप से जो ये कार्य करने वाले हैं या जो निम्न कार्य करने वाले हैं, या कहे तो जो मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति यानी कि जो शिकार हो गए हैं, विशेष रूप से अभावग्रस्त जनजाति समूह है, विकलांग व्यक्ति या बंधुआ मजदूर हैं, तो उन सभी को SGSY योजना के तहत जोड़कर SGH का समूह बनाना और उस समूह के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण के साथ उनको ऋण उपलब्ध कराना, ऋण के माध्यम से वह स्वरोजगार क्रिएट कर सके अथवा स्किल सीखकर रोजगार प्राप्त कर सके, और उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको ऊपर उठाया जा सके। ठीक है, ये तो हमने देख चुका है ना, ये भी देख लिया है। उसको देखते हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए 3 जून 2011 को NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की औपचारिकता शुरुआत की गई। जो योजना, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, जो समस्याएं आ रही थी, इनका गठन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन वो एक अलग रूप में था। लेकिन जैसे जैसे उनका पुनर्गठन होता गया, तो जो ये समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए 3 जून 2011 को NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की औपचारिकता शुरुआत की गई। इस मिशन मोड में NRLM की क्रियान्वयन किया। आवंटन आधारित कार्यनीति है, उसको मांग आधारित कार्यनीति में बदल दिया गया ताकि राज्य अपनी अपनी आजीविका आधारित गरीबी अपशमन कार्य योजना बना सके। यानी कि जो योजना है वो अपने अपने हिसाब से कार्य कर सके। लक्ष्यों को समय पर हासिल किए गए जाने पर विशेष ध्यान दिया, यानी कि जो आपको लक्ष्य दिया जा रहा है उस लक्ष्य को अब सही समय पर हासिल करने के लिए उनको केंद्रित किया गया। ठीक है, सतत क्षमता निर्माण, अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और आजीविका क्षेत्र सहित संगठित क्षेत्रों के साथ निर्धनों का तालमेल बिठाया जाएगा। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको, उनकी आर्थिक स्थिति को और ऊंचा करके, जो गरीबी रेखा से ऊपर जो जीवन जी रहे हैं उनके साथ तालमेल बिठाने का इनका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, आउटपुट व परिणाम की गहन निगरानी करना, यानी कि जो इस प्रशिक्षण से या इस योजना से जो आउटपुट प्रदान होता था उनका जो निगरानी है वो गहन तरीके से करना, है ना। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के अंतर्गत निम्न घटक हैं। पहला देखते हैं महिला किसान सशक्तिकरण योजना, MKSP याद रखेंगे। 2010-11 में इसका प्रारंभ हुआ था। कृषि में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने का ठोस प्रयास, जो कृषि है, कृषि में महिलाओं की जो भूमिका है उनको स्वीकारने के लिए कि कृषि आधारित आजीविका में महिलाओं की भागीदारी व उनके लाभ को बढ़ावा देना। यानी जो कृषि में मुख्य रूप से महिलाओं का स्टार्टअप या महिलाओं का जो योगदान है उसको समझना। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVIP है ना, VIP याद रख लेंगे, S याद रख लेंगे, S फिर VIP, है ना। ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना, व्यवसायिक व तकनीक पहलू SVIP कार्यक्रम लाया गया। मार्गदर्शन, प्रारंभिक पूंजी
प्रशिक्षण, विपणन से, ये सभी योजना के अंतर्गत आता है। इस योजना का SVIP ब्लॉक स्तर पर चलता है। जो योजना है ना, SVIP यो ब्लॉक स्तर पर चलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, तो इस योजना का जो प्रारंभ है ना, वो 1 अप्रैल 2013 को किया गया था। बस आप ये डेट याद रखेंगे और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो सब बस याद रखेंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सस्ती व सामुदायिक निगरानी संचालित परिचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास आजीविका मिशन बिहान, है ना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी आप मैं नोट्स में मेंशन कर दिया है कुछ कुछ जो योजनाएं हैं, उस योजना को आप एक बार केवल रीड कर लेंगे। रीड करने से वो आपका याद रहेगा। अगर एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उत्थान परियोजना। उद्देश्य की बात करें तो प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों की आजीविका का संवर्धन करता है। यानी कि जो राज्य में विशेष जनजाति हैं, और वो भी विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, तो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनके उत्थान या उनके आजीविका संवर्धन के लिए किया गया था। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित के लिए छत्तीसगढ़ के 9 विकास खंड का चयन किया गया था। तो याद रखेंगे उत्थान परियोजना के अंतर्गत जो पिछड़ी जनजाति है, जो जनजाति है, पिछड़ी वर्ग नहीं, पिछड़ी जनजाति है, उनके लिए किया गया था और 9 विकास खंड का चयन किया गया था। ये विकास खंड कुछ इस प्रकार से है ना। ये आपका रीड कर लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड बस कर लेंगे, उतना हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं मिलाप योजना। मिलाप योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ 21 अक्टूबर 2020 को हुआ था। 21 अक्टूबर 2020 को मिलाप योजना का स्टार्टअप हुआ था। 2000 कोविड-19 है ना, कोविड जो हुआ था के प्रभाव के कारण विभिन्न राज्यों के वापस आए छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक की आजीविका विकास हेतु, तो जो आपका ये मिलाप योजना है, जो कोविड के समय जो कार्य बाहर कर रहे थे जो लोग, वो वापस स्टेट में आए, तो वो जो लोग स्टेट में वापस आए तो उनकी आजीविका के लिए मिलाप योजना का क्रियान्वयन किया गया और ये 21 अक्टूबर 2020 को किया गया था। और 2 जिलों से शुरुआत हुआ था, 2 जिलों से, जिसमें राजनांदगांव और कबीरधाम 2 जिले थे, है ना। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। स्वाभिमान योजना की बात करें तो स्वाभिमान योजना बिहान के अंतर्गत संगठित महिला समूहों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवार की प्रजनन, उस समूह की महिलाओं का पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए बस्तर विकास खंड से प्रारंभ हुआ। तो आप इसमें से याद रखेंगे बस ये चीजें, है ना। जो स्वाभिमान योजना है वो बस्तर विकास खंड से प्रारंभ हुआ था। सकारात्मक बदलाव के कारण इसे 8 विकास खंड में प्रारंभ किया गया। यानी कि जो इसका सकारात्मक प्रारंभ इसका बस्तर विकास खंड में हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा रहा या सकारात्मक बदलाव के कारण इसे 8 विकास खंड में प्रारंभ किया गया, ठीक है। इस योजना को समृद्ध बिहान के नाम से कार्यक्रम का विस्तार किया गया। यानी कि जो योजना है वो समृद्ध बिहान के नाम से भी इस कार्यक्रम को और एक्सपांड किया। जो आपका स्वाभिमान योजना है उसको समृद्ध बिहान के नाम से विस्तार किया गया, ठीक है। 5वां देखते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड MIS। ट्रांजैक्शन बेस्ड MIS, तो MIS का फुल फॉर्म देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांजैक्शन बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 12 जिलों के 30 विकास खंड में प्रारंभ किया गया था। 2300 स्व सहायता समूह, 23,000 स्व सहायता समूह को जोड़ा गया। और उसके बाद हम देखते हैं बैंक सखी या बैंक मित्र। यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं हैं ना, जैसे हम बैंक से पैसा निकालते हैं, उसी प्रकार बैंक से वो जुड़े होती हैं और वे पैसा निकालने, ये वह लेने देने का काम है स्वयं घर में जाके करती हैं। जैसे अगर मुझे आवश्यकता है पैसे की तो मैं उनको बोल दूंगा, तो वो मेरे घर में आके वो जो आर्थिक है, जो सहयोग है या आर्थिक जो पैसा निकालना है मुझे, है ना, तो वो आके घर में ही छोड़ देंगी। तो महिला स्व सहायता समूह व बैंकिंग संबंधित सेवाओं की पहुंच बनाने में सहायता हेतु जो बैंक सखी होती हैं या BC जो होते हैं ना, BC के रूप में कार्य करते हैं। बीमा एवं पेंशन देखते हैं। बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्यों के परिवार की निरंतर खुशहाली के लिए हर प्रकार के जोखिम कम करने हेतु जो बीमा पेंशन दिया जाता है वो कम बीमा पेंशन हो जाएगा। उसके बाद बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनकी खुशहाली के लिए उनकी जो उनके जोखिम भरे काम है उसको कम करने के लिए किया जाता है। और ये योजनाएं इस प्रकार से हैं।
तो प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तो जो ग्रामीण या बिहार के जो लोग हैं या जो सखी हैं, उनकी जो जोखिम है, वो जोखिम को कम करने और उनकी सुरक्षा के लिए ये 3 योजनाएं संचालित हैं। पीएमयू जेबीवाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कृषि सखी, पशु सखी या प्रशिक्षण, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। यानी कि जो कृषि सखी है या पशु सखी है, उनके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना संवहनी कृषि एवं पशुपालन के कार्यों को बढ़ावा देने हेतु, है ना, पशुपालन व जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 79 विकास खंड या ना 79 विकास खंड का चयन किया गया। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 79 विकास खंड का चयन किया गया था। सामुदायिक निवेश सहायता कोष की बात करें तो सामुदायिक निवेश सहायता कोष, तो इसके अंतर्गत पहला देखते हैं चक्री निधि या प्रथम आजीविका अनुदान अंश। दूसरा देखते हैं सामुदायिक निवेश निधि, इसका जो उद्देश्य है आय के वृद्धि के लिए, रोजगार में वृद्धि, जोखिम कमी करना। ठीक है। तो ये जो मेन जो 3 हैं आपके जो उद्देश्य हैं, आय में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना, जोखिम में कमी करना। फिर सबसे पहले हम देखते हैं चक्री निधि। चक्री निधि की खाद्य सुरक्षा, ये चक्री निधि आपको खाद्य सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। उपभोग संबंधी आवश्यकता, आजीविका गतिविधि। चक्री निधि की राशि 15,000 रुपए होती है तथा अनुदान की राशि होती है, जो चक्री निधि की जो राशि है वो 15,000 रुपए है। तो याद रखेंगे कि चक्री निधि की राशि 15,000 रुपए होती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, इसी में देखते हैं चक्री निधि अनुदान, जो SHG सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उनको दिया जाता है। तो ये केवल ऋण प्रदान करते हैं, है ना। मापदंड की बात करें तो चक्री निधि स्व सहायता समूह को तब दिए जाएंगे जब उन्होंने CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, है ना, प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। प्रशिक्षण जो CRP कंप्लीट कर लेते हैं, तो चक्री निधि उस समूह को दिया जाता है जो CRP कंप्लीट कर लेते हैं। SGS द्वारा न्यूनतम 3 माह तक पंचसूत्र का पालन किया गया हो, यानी कि जो SHG जो समिति है, SGS जो समिति है वो 3 माह तक पंचसूत्र का पालन किया हो, न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 6 माह। चक्री निधि की राशि 16 से 18 सप्ताह के बाद मिलती है। उसके बाद जो पंचसूत्र हैं, नियमित साप्ताहिक बैठक है, नियमित साप्ताहिक बचत है, नियमित साप्ताहिक लेन देन है या आपसी लेन देन, नियमित ऋण वापसी, नियमित पुस्तक भंडारण। तो ये पंचसूत्र के रूप में 5 आपके कार्य करते हैं, जिसमें नियमित साप्ताहिक बैठक होगा, साप्ताहिक बचत होगा, साप्ताहिक आपसी लेन देन होगा, ऋण की वापसी होगा, नियमित पुस्तक संधारण, है ना। समूह की बैठक में सदस्यों की उपस्थित 90% साप्ताहिक बैठक में उपस्थित रहे, यानी कि जो समिति का जो बैठक होता है उसमें जो बैठक है उसमें 90% आपका साप्ताहिक बैठक में उपस्थित होना चाहिए। कुल ऋणों की मांग के अनुसार ऋण वापसी 90% होना चाहिए, यानी कि आपका जो राशि है वो टोटल कम से कम 90% आपने रिफंड कर दिया हो या वापस कर दिया हो। समूह द्वारा किसी बैंक में बचत शाखा खुला होना चाहिए। तो जब तक आपका ये 3 कंडीशन होंगे तभी आप उसके लिए योग्य माने जाएंगे। अब देखते हैं कि चक्री निधि के लिए कौन सा स्वयं समूह पात्र नहीं होगा। ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें महिला एवं पुरुष सदस्य शामिल हैं, दिव्यांग समूह को छोड़कर। मतलब ये जैसे कि कोई समूह उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, केवल महिलाओं को मिलेगा और जो दिव्यांग है उनके लिए मिलेगा, है ना। स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक या एक से अधिक समूह में जुड़े हों, यानी कि कोई एक सदस्य है वो 2 अगर समिति से जुड़ा है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्व सहायता समूह जो स्वर्ण जयंती ग्राम योजना के अंतर्गत पहले ही चक्री निधि प्राप्त कर चुका हो, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अगर वो पहले ही चक्री निधि प्राप्त कर लिया है तो उसको और नहीं मिलेगा। ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें पूर्व में ही महिला कोष से चक्री निधि मिला है तो ये भी एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें SGSY के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान मिल चुका हो तो ये जो है योग्य नहीं होंगे। यदि उनको ये सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो जो सेल्फ हेल्प
सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सामुदायिक निवेश विधि, है ना, सामुदायिक निवेश विधि, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। स्व सहायता समूह की जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभिक पूंजी के रूप में सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत समूह सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन इत्यादि को सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। ऋण के अंतर्गत टोटल राशि आप यहाँ से ये बस याद रखेंगे, जो ये पॉइंट है ना, बस ये पॉइंट का याद रखेंगे, 50 से 75,000 की राशि दी जाएगी। एक विकास खंड में कुल 4 संकुल स्तरीय संगठन होगा। तो याद रखेंगे कि एक विकास खंड में वो 4 संकुल स्तरीय संगठन होगा। संकुल स्तरीय संगठन को सरकार की तरफ से 1 से 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अंशदान दी जाती है। तो यहाँ से मुख्य रूप से आपका जो है 3 पॉइंट है, सामुदायिक निवेश विधि के अंतर्गत इस योजना के तहत 50 से 50,000 रुपए राशि दिया जाएगा। एक विकास खंड में 4 संकुल स्तरीय संगठन होगा और प्रत्येक संगठन को 1 से 2 करोड़ रुपए की राशि अंशदान दी जाएगी। संकुल स्तरीय संगठन उस पैसों को ग्रामीण संगठन को देगा। संकुल स्तरीय ये सब तो उतना खराब नहीं है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ये चार्ट है ना, जैसे सदस्य की बात करें तो जो 24 माह का जो किस्त है और ये 12 से 18 वार्षिक % ब्याज देना होगा। तो अगर हम बात करें एसजीएस की तो 40 मासिक किस्त होगा और ये 9% तक वार्षिक ब्याज रहेगा। ग्राम संगठन है तो 80 माह का किस्त रहेगा और 6% वार्षिक आपका ब्याज लगेगा, जहां संकुल स्तरीय संगठन नहीं होता। जनपद स्तर पर बात करें तो बीएमएमयू ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट, डीएमएमयू डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे कि ये फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। उसके बाद हम देखते हैं बैंक क्रेडिट लिंकेज। बैंक क्रेडिट लिंकेज महिला स्व सहायता समूह की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों के साथ जोड़ना, यानी कि बैंकों के साथ जोड़ना। लिंकेज से मतलब स्पष्ट है कि उनको बैंक के साथ जोड़ना। ऋण ब्याज की दर 3% होगा। 6 से 7 वर्ष का रिपीट लोन, है ना, रिपीट लोन होगा। उसको देखते हैं वीआरएफ। वीआरएफ की बात करें, है ना, तो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, है ना, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। आपदा कोष ग्राम संगठन, आपदा कोष के द्वारा एसएचजी ग्रुप को ग्राम संगठन कम ब्याज पर सहायता राशि प्रदान करती है, यानी कि जो आपदा कोष के द्वारा एसजीएस समूह को ग्राम संगठन कम ब्याज पर सहायता राशि प्रदान करती है। अगर कोई आपदा अगर आ गया तो आपदा कोष के द्वारा, है ना, आपदा कोष के द्वारा एसजीएस समूह को ग्राम पंचायत ग्राम संगठन कम ब्याज पर आपको ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कृषि उत्पाद संगठन, ये आप पढ़ लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं बीसी, है ना, बीसी सखी या बैंकिंग करेस्पोंडेंट, है ना, बैंकिंग करेस्पोंडेंट या बैंक सखी। तो बैंकिंग की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यवाहित एजेंसी एनआरएलएम, है ना, तो एनआरएलएम है। उसके तहत राज्य में बात करें तो राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, ये फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे ना, एसएमएमयू। तो जिला प्रबंधन इकाई डीएमयू। उसके बाद देखें ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई बीएमएमयूएस। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू सीकेवाई, डीडीयू सीकेवाई देखते हैं तो डीडीयू सीकेवाई की शुरुआत सितंबर 2014 में हुआ था। डीडीयू सीकेवाई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत सितंबर 2014 में हुआ था। योजना रोजगार आधारित व मजदूरी व स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय 25 सितंबर 2014 को पुनर्गठित किया गया था। ग्रामीण रोजगार आधारित मजदूरी व स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर 2014 को पुनर्गठित किया गया था। तो ये आप याद रख लेंगे कि जो कार्यक्रम है ना, ये पॉइंट आप पूरा याद रखेंगे कि 25 सितंबर 2014 को पुनर्गठित हुआ था। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ग्रामीण युवाओं के लिए पीपीपी मोड में बाजारोन्मुख रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अब प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 70% को अनिवार्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराना। गरीब परिवार के 15 से 35, ये 15 नहीं है, ये 18 है ना, 18 से 35 वर्ष के मुख्य जो युवा हैं उन पर ध्यान देना।
उसके बाद हम देख लेंगे कि जो चयन किस प्रकार से होगा। तो 50% ST/SC का होगा, महिलाओं में 33% और अल्पसंख्यकों उनमें 15% का सिलेक्शन होगा, है ना। अब वित्त पोषण की अगर बात करें, है ना, तो जो सभी राज्य हैं पूर्वोत्तर और हिमाचल को छोड़कर, है ना, पूर्वोत्तर और जो हिमाचल राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें जो केंद्र है वो 60% रहेगा, राज्य का 40% रहेगा। सिक्किम सहित जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो सिक्किम है और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं 90% केंद्र देगा और 10% आपका राज्य देगा। हिमालय राज्य जैसे हिमालय के अंदर ये हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा और यूके हो जाएगा, है ना। ये 90% उसमें केंद्र देगा और 10% आपका राज्य देगा। जम्मू कश्मीर और सभी केंद्र शासित राज्य, तो जम्मू कश्मीर और सभी केंद्र शासित राज्य में टोटल जो आपका अंशदान है वो 100% आपका केंद्र देगा, 0 आपका राज्य देगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 90-10 तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, 60-40 पढ़ चुके हैं, लेकिन जो आपका जो 100% है वो जो कहाँ देगा, जम्मू कश्मीर और सभी केंद्र शासित राज्य हैं उसमें टोटल केंद्र का जो अंशदान का अनुपात होगा वो 100% होगा, राज्य का उसमें 0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा रोशनी कार्यक्रम, है ना। रोशनी कार्यक्रम की शुरुआत 10 जून 2013 को हुआ था। नक्सल प्रभावित जिलों और ST बहुल्य जिले, है ना, के चयन किया गया, छत्तीसगढ़ के चयन किया गया था, जिसमें बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर ये सभी शामिल थे। रोशनी योजना के अंतर्गत ये सभी जिले शामिल थे। विशेष क्या था, कम से कम 40% महिलाओं को प्रशिक्षण व नियोजन का प्रावधान, 100% आवासीय प्रशिक्षण, वैतनिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण, प्राथमिकता के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति को शामिल करना, 70% युवाओं को प्लेसमेंट। प्रशिक्षण की अवधि की बात करें तो प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 1 साल होता है ना। प्रशिक्षण रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी अवधि 3 माह से 1 साल का होता है। लक्ष्य क्या है, 15,000 युवाओं को आगामी 3 वर्ष प्रशिक्षण देने का प्रदान करने का इसका लक्ष्य था। और ये कार्यक्रम आपका 10 जून 2013 की स्थिति में था ना। 10 जून 2013 की स्थिति में प्रत्येक 3 वर्ष में बोला 3 वर्ष में 15,000 जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। और ये जो है वो बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर, तो ये जो जिले हैं, है ना, इन जिलों के टोटल 15,000 युवाओं को 3 वर्ष में, है ना, 3 वर्ष में प्रशिक्षण करके रोजगार देने का लक्ष्य था, है ना। और 40% महिला भी थी शामिल। और टोटल जो है जितने भी प्रशिक्षण मिलेगा उसमें से 70% को जो प्लेसमेंट उपलब्ध कराना इनका मुख्य लक्ष्य था, है ना। तो रोशनी कार्यक्रम को याद रखेंगे आप। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या बिहान। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या बिहान, है ना। तो इसका जो शुरुआत है वो 1 जून 2013 को किया गया था। पंचायत विभाग की बात करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत की अगर बात करें तो विभाग की अगर बात करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास। समिति की बात करें तो समिति जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1880 के तहत, है ना। और इसके जो अध्यक्ष होंगे, जो बिहान जो योजना है उसके जो अध्यक्ष हैं वे मुख्यमंत्री थे। पंजीयन आपका 1 जून 2011 को हुआ था। नाम था बिहान के नाम से। अर्थ है नया सवेरा। तो बिहान का जो अर्थ है ना, वो नया सवेरा भी योजना भी दिया जा सकता है या बिहान योजना के नाम से दिया जा सकता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1 जून 2011 को हुआ था। अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे और नाम क्या था, बिहान के नाम से, ठीक है। और इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के समस्त विकास खंड में। और जो 2020-21 का जो सर्वेक्षण प्राप्त हुआ था, शामिल परिवार थे 32.27 लाख, 32.27 लाख, ठीक है। उद्देश्य की अगर बात करें, है ना, तो उद्देश्य था प्रत्येक ग्रामीण गरीब व वंचित परिवार से कम एक महिला स्व सहायता समूह से जोड़ना। जो मेन हमारा जो आजीविका मिशन है वो मुख्य रूप से गरीब जो वर्ग हैं या जो BPL परिवार के नीचे जो काम कर रहे हैं या जीवन यापन कर रहे हैं
उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना, एसजीएच के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऊपर उठाना था लक्ष्य मुख्य। और इसमें ऐसा था कि जो बीपीएल परिवार हैं उनके प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य शामिल होना चाहिए और 18 से 35 वर्ष की मुख्य आयु होना चाहिए। और एसटी एससी की बात करें तो 50%, महिलाओं की बात करें महिलाओं में तो कम से कम 40% महिलाएं होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से जो हमारा इकाई जो 2 है वो इन्हीं टॉपिक के बीच में घूम रहा है, ठीक है। और बाकी जो योजनाएं हैं तो उसका डेट याद रखेंगे, डेट के साथ साथ आप उस योजना का जो लक्ष्य क्या था और उद्देश्य क्या था ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ विशेष परियोजनाएं हैं। उत्थान परियोजना में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आजीविका प्रदान करना, तो अब याद रखेंगे उत्थान योजना। मिलाप योजना, मिलाप योजना के तहत जो कोविड-19 में जो बाहर कार्य करते थे छत्तीसगढ़ से बाहर, जो वापस छत्तीसगढ़ आए तो उनके रोजगार के लिए, और ये मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, आपका राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में संचालित हुआ था, 2 जिले में हुआ था, है ना। स्वाभिमान परियोजना आया था आपका, ये मुख्य रूप से आपके जो 8 जिले हैं, है ना, 8 उसमें हुआ था, 8 ब्लॉक में हुआ था, है ना। ये उतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी आप इसको रीड कर लेंगे एक बार, है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुआ था। अंतर्गत क्या हुआ था, एनआरएलएम यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके अंतर्गत हुआ था। और 15 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण देने का उसका लक्ष्य रखा था। और मुख्य रूप से 8 जिले इसमें से प्रभावित हुए थे। और 100% आवासीय प्रशिक्षण यानी कि घर पर ही उनको प्रशिक्षण दिया गया, 40% महिलाओं को दिया गया, 70% युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। ये सब हम पूरा ऊपर देख चुके हैं, पूरा वही रहेगा, ठीक है। तो आज का जो ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अगर आपको एडीओ की पूरी तैयारी करनी है, कंप्लीट सिलेबस का तैयारी करना है, तो आप हमारा एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिसके माध्यम से आपको आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो क्लासेस उपलब्ध कराया जाएगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, आपका टॉपिक टेस्ट रहेगा, ठीक है। वैलिडिटी 1 ईयर का होगा। साथ ही आपको एग्जाम अपडेट, करंट अफेयर और एमसीक्यू निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी एडीओ के लिए अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, जहां पर आपको टोटल 50 टेस्ट का सीरीज दिया जाएगा। सभी टेस्ट मल्टीपल अटेम्प्ट होंगे, टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा। आप अपने समय के अनुसार कभी भी किसी भी समय दिला सकते हैं विथ मल्टीपल अटेम्प्ट, ठीक है। और टेस्ट दिलाने के बाद तुरंत ही आपको स्कोर, रैंक और आंसर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास नोट्स का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है, आप वहां से जाके ये क्लास का नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।